इस फंड के अंदर जो हमने एक टारगेट सेट किया है अपने लिए, वो 30% IRR का सेट किया है ओके इन्वेस्टर्स के लिए ओके ओके, इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। तो उसको आप अगर डॉलर डिस्काउंट भी करेंगे, जो एक 30 साल का आप डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन ले तो कोई 6-7% होता है, तो इवन डॉलराइज टर्म में भी कोई 22-23% एक इन्वेस्टर बना रहा होगा। नाज़रीन, व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट इज़ दिस कि 2015 में डॉल्मेन रीट्स लॉन्च हुआ और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में कोई नया रीट्स फंड जो है वो लॉन्च नहीं हो सका। TPL रीट्स मैनेजमेंट कंपनी जो है 2018 में कायम हुई, 2019 में इनको लाइसेंस मिला और अब ये 3 प्रोजेक्ट्स के साथ एक फ़ंड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए व्हाट दे से इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और डॉलर टर्म में दे थिंक कि इनकी जो ये फ़ंड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये 20% से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। RMC का जो प्रोजेक्ट ये करने जा रहे हैं अंडर द RMC, दैट इज़ अ हाइब्रिड इन नेचर, जिसमें ये डेवलपमेंट भी करेंगे और a certain portion of their product will have rental yields, which is why they think that they will have an opportunity. And the other thing that we also spoke of was the role of independent directors. It is good कि पाकिस्तान से बाहर के कुछ लोग हैं जो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं इनके बोर्ड पर, और उन्हीं के हाथों में ये फैसला साजी है कि कब कौन सी इन्वेस्टमेंट करना है, कब कौन से प्रोजेक्ट को रोल आउट करना है। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो ये रीट के स्ट्रक्चर के तहत होती हैं, बिकॉज रीट विच इज़, नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सो दिस इज़ द राइट स्ट्रक्चर and well tested structure all over the world, especially in the developed world. चूंकि ये रेगुलेटेड होता है, इट्स अ मोस्ट रेगुलेटेड एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सो दैट्स वाई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है अगर उसने यील्ड पार्टेक करनी है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करके करते हैं, बी इट US मार्केट, बी इट यूरोपियन मार्केट, बी इट सिंगापुर मार्केट। सिंगापुर और US स्पेशली मैं कहूँगा कि रीट की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं दुनिया में। कोई तकरीबन सिंगापुर के अंदर एज पर आर रिसर्च कोई 68 बिलियन डॉलर की रीट मार्केट है। तकरीबन आपका US के अंदर ये 100 बिलियन डॉलर की मार्केट है। अच्छा, सिंगापुर में इस वक्त कोई 68 to 70 रीट्स हैं, US में कोई 300 रीट्स हैं इस वक्त, UK में कोई 45 रीट फंड्स इस वक्त हैं, और थोड़ा सा यूरोप के और ममालिक में जाएं तो फ्रांस में कोई 51 है इस वक्त, कनाडा की तरफ कोई 29 रीट फंड्स हैं। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा रीजनल मार्केट में आ जाते हैं जहाँ से हम अपने आप को थोड़ा सा कंपैरेबल अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के केस में, सो हांगकॉन्ग है 48 रीट्स, थाईलैंड के अंदर हैं हांगकॉन्ग में कोई 11 रीट्स हैं और थाईलैंड में कोई 60 रीट्स हैं इस वक्त। जो गवर्नेंस क्राइटेरिया हमने अपने रीट फंड के अंदर डाला है, विच इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस इज, देखिए हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और फिर उसके अंडर सब कमेटीज होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, RMC जो इसको ऑपरेट करता है। RMC के हमारे 7 लोगों के बोर्ड के ऊपर 5 इंडिपेंडेंट लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के नामवर। जस्ट टू नेम, अदनान आफाक हैं, XMD पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अलीउद्दीन अंसारी हैं, ही इज एक्स एंग्लो कॉर्पोरेशन, then we have international director called अब्दुल वहाब अल हलबी जो दुबई प्रॉपर्टीज और इन सब में रहे हैं, वैनिसा फिस्क हैं जो एक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल में रही हैं, ठीक है। सो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, डेवलपर को सेलेक्ट करने के लिए, एडवाइजर को सेलेक्ट करने के लिए, इट्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसमें कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सो दे ऑल विल बी इंडिपेंडेंटली सेलेक्टिंग और सेइंग यस और नो टू एनी प्रोजेक्ट। जो रिटर्न्स हैं ग्लोबली वो किस तरह के रहते हैं और यहाँ का इन्वेस्टर किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? व्हाट इज़ योर वेग पिक्चर, वेग आइडिया ऑफ रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स? सर ग्लोबली देखिए डिफरेंट चीज होती है, एक आपको मेजर करना होता है ग्लोबली बैंक रेट्स क्या हैं, कहीं मुल्कों में नेगेटिव हैं, कहीं 1% हैं, दूसरे मुल्कों में इन्फ्लेशन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में 15 से 20% रिटर्न रहता है, तो बाहर शायद बाहर के मुल्क में आपको 8% रिटर्न भी अच्छा लगे, 10 भी लगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर हम PKR के अंदर जो हमारा टारगेट है इस फंड के अंदर जो हमने एक टारगेट सेट किया अपने लिए, वो 30% IRR का सेट किया है
इन्वेस्टर्स के लिए ओके इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। तो उसको आप अगर डॉलर डिस्काउंट भी करेंगे, जो एक 30 साल का आप डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन ले तो कोई 6-7% होता है, तो इवन डॉलराइज टर्म में भी कोई 22-23% एक इन्वेस्टर बना रहा होगा। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीट्स। TPL group, they are going to come up with a fund that is going to do investment, and that is going to launch a hybrid fund that would seek investment from the unit holders, and it would invest in the real estate sector. IT related भी एक आध प्रोजेक्ट है जिसमें ये काम करेंगे। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के अंदर डॉल्मन रीट्स एक प्रोजेक्ट है जो कि पहले आ चुका है, एंड वी हैव सीन हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड। एंड गोइंग फॉरवर्ड रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर जिस तरीके से फेटफ और दुनिया की नज़रें हैं, और जो पाकिस्तान में वर्ड ऑन द स्ट्रीट अबाउट द रियल इस्टेट सेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। सो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में रीट्स का कितना पोटेंशियल है, वाई ग्रुप्स लाइक TPL दे आर गेटिंग इनटू द रीट्स, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स, व्हाट आर देयर प्लान्स, ये सब बातें डिस्कस करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है अली असगर को, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ द रीट्स, TPL रीट्स। अली असगर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सानी, वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। सो अली, वी वुड वांट यू कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा शेयर करें कि ग्लोबली व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव लोकली व्हेन यू लुक एट सर्टन FATFs रिलेटेड सिचुएशन के जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को इन्फोर्स किया जा रहा है। व्हाई हैव यू चूजन दिस पर्टिकुलर टाइम एंड व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ योर दिस फंड? थैंक यू सानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू स्टार्ट विद, देखें इंटरनेशनली अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो ये रीट के स्ट्रक्चर के तहत होती हैं, बिकॉज रीट विच इज़, नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सो दिस इज़ द राइट स्ट्रक्चर and well tested structure all over the world, especially in the developed world. चूँकि ये रेगुलेटेड होता है, इट्स अ मोस्ट रेगुलेटेड एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट, सो दैट्स वाई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है अगर उसने यील्ड पार्टेक करनी है रियल एस्टेट के अंदर तो वो रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करके करते हैं, बी इट US मार्केट, बी इट यूरोपियन मार्केट, बी इट सिंगापुर मार्केट। सिंगापुर और US स्पेशली मैं कहूँगा कि रीट की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं दुनिया में। कोई तकरीबन सिंगापुर के अंदर एज पर आवर रिसर्च कोई $68 बिलियन की रीट मार्केट है। तकरीबन आपका US के अंदर ये $100 बिलियन की मार्केट है। अच्छा, सिंगापुर में इस वक्त कोई 68 to 70 रीट्स हैं, US में कोई 300 रीट्स हैं इस वक्त, UK में कोई 45 रीट फंड्स इस वक्त हैं, और थोड़ा सा यूरोप के और ममालिक में जाएं तो फ्रांस में कोई 51 है इस वक्त, कनाडा की तरफ कोई 29 रीट फंड्स हैं। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा रीजनल मार्केट में आ जाते हैं जहाँ से हम अपने आप को थोड़ा सा कंपैरेबल अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के केस में, सो हांगकॉन्ग है 48 रीट्स, थाईलैंड के अंदर हैं हांगकॉन्ग में कोई 11 रीट्स हैं और थाईलैंड में कोई 60 रीट्स हैं इस वक्त, इवन मलेशिया हैज़ 19। पाकिस्तान में आप ये कहें कि ये थोड़ा सा एक अर्ली स्टेज पे है, ऑल्दो रीट रेगुलेशंस वर देयर सिंस 2008, बट इसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्टिविटी देखने में नहीं आई। उसकी कुछ वजूहात हैं, मैं वो बयान करूँगा और देन मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट हैज़ नाउ मेड अस टू लुक एट दिस एंड हम ये रीट फंड ला रहे हैं आफ्टर दिस गैप। सो आपने देखा होगा 2015 में पहली रीट आई आरिफ हबीब की, और उसके बाद एक गैप था। अच्छा, इसकी कोई 2-3 वजूहात हैं, जिसमें से एक ये है कि देखिए कोई भी बिजनेस वो टैक्स न्यूट्रल पोजीशन पे ऑपरेट कर सकता है या टैक्स
एडवांटेजियस पोजीशन पे ऑपरेट कर सकता है, टैक्स डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे ऑपरेट नहीं कर सकता। सो इसमें इन्होंने थोड़ा सा किया क्या था अर्लियर के रीट को, इन्होंने रीट के डिविडेंड को 25% टैक्स कर दिया था कॉर्पोरेट्स के लिए, जबकि अगर वही कॉर्पोरेट और वही इंस्टीट्यूशंस या वही इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके डिविडेंड पे 15% टैक्स होता था। सो ये एक 10% का एक नेगेटिव डेल्टा क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वर नॉट लुकिंग एट इट। सो किसी भी फंड के रीट फंड के लिए ये मतलब फिजिबल नहीं था कि उस वक्त रीट फंड लाया जाए। सेकेंडली, रीट रेगुलेशंस जो अर्लियर एसईसीपी ने प्रोमलगेट किए थे, उसमें दे वर नॉट एट पार विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसमें कुछ चीज़ों की कमी थी। सो जैसे एक चीज़ मैं कहूँ कि अर्लियर क्या था कि आप एक रीट फंड लाते थे, सॉरी एक प्रोजेक्ट एक रीट फंड होता था। सो अब आपको दूसरा प्रोजेक्ट करना है तो आपने दूसरा रीट फंड लॉन्च करना है। सो इस तरह जितने आप प्रोजेक्ट्स करते हैं इतने रीट फंड लॉन्च करते जाएं, तो ये बेसिकली फिजिबल नहीं होता आपके लिए कि एक फंड में एक ही प्रोजेक्ट हो, बिकॉज आपकी उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट है, दूसरी कॉस्ट है, वो एमोटाइज ही नहीं हो पाती हैं। सो एक ये बात है। सो इसलिए भी ये फिजिबल नहीं था। सेकेंडली, जब एक प्रोजेक्ट एक रीट फंड होता है तो उसमें कोई ग्रोथ एंगल नहीं होता। आप इन्वेस्टर्स के लिए जहां ग्रोथ एंगल क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो वो आपका जो स्टॉक है, वो जो यूनिट है, वो कभी भी राइटली प्राइस नहीं होगा आपके स्टॉक एक्सचेंज पे या इवन प्राइवेट मार्केट के अंदर। सो यही आपने थोड़ा सा देखा होगा कि अर्लियर ये सेक्टर डेवलप नहीं हो सका। देखिए, जितनी ज्यादा रीट आएंगी, जितनी भी एक सेक्टर में ज्यादा कंपनीज आएंगी, जितना ज्यादा उसमें ग्रोथ एंगल होगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की गुंजाइश होगी। अगर मैं एक रीट फंड में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकता हूं तो डाइवर्सिफिकेशन एंगल भी है, ग्रोथ एंगल भी है। सो दैट्स वेयर माय फंड विल बी प्राइस राइट एट एनी स्टॉक एक्सचेंज और इन द प्राइवेट मार्केट। ओके ओके। सो अली, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो आपका आइडिया है, इस जो फंड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वो नाज़रीन को बताएं, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपके जो फंड में प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी, व्हाट आर दोज प्रोजेक्ट्स एंड व्हाई शुड वन कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू योर फंड। अच्छा, प्रोजेक्ट फंड स्ट्रक्चर के अंदर हमने इसको अच्छा, मैं एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड करता चलूँ कि जो हमारी रीट स्कीम है, जो रीट फंड हम लेके आए हैं सानी, इसके अंदर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करनी है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा स्पेशली रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर वाज अनऑर्गेनाइज्ड। वो बहुत ज़्यादा प्रोप्राइटरशिप में या प्राइवेट पार्टनरशिप्स में ऑपरेट करता था। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जहाँ भी अगर एक राइट व्हीकल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और रेगुलेटेड नहीं होगा कोई भी सेक्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। अच्छा, हमने इसके लिए क्या किया है कि देखिए, ये रीट इज़ रेगुलेटेड थ्रू रीट रेगुलेशंस। फिर जो आरएमसी, जो फंड मैनेजर होता है, इसको जो मैनेज करता है, वो भी एनबीएफसी रेगुलेशंस के तहत रेगुलेट होता है। ये दो फैक्टर्स हो गए। सो बाय सेइंग दिस वी नीड टू मीट सर्टेन रिपोर्टिंग क्राइटेरिया, तो जिसकी वजह से रीट ट्रांसपेरेंट भी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि देखिए, जैसे एक म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है तो एक फंड होता है और फंड को मैनेज करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो रीट के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक रीट फंड होता है और उसको मैनेज करने के लिए एएमसी की जगह आरएमसी होती है, रीट मैनेजमेंट कंपनी। So we have REIT management company. Underneath, there is a REIT fund. Any local investors from the local market, whether individual, whether institution, whether corporate, can invest directly into that REIT fund. Now, in order to bring foreign investors into Pakistan, especially when in the initial year, जब हमारा REIT fund list नहीं है, हम इसको 3 साल में लिस्ट करेंगे, इस पे मैं आऊँगा कि why, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक और व्हीकल इस्टेब्लिश की in order to channelize that foreign investment, उनके लिए easy हो, उनके लिए properly regulated हो। So हमने क्या किया, हम एक फीडर फंड का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। वो क्या होगा कि हम एक फीडर फंड एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी, आप एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल से एक अली, मैं चाहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल फीडर फंड, ये आप कहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं?
अच्छा, इसके लिए इस वक्त हम जो जुरिस्डिक्शन हमारी बात चल रही है केमन में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके जो ओके कि हमने जो सॉफ्ट चेक किया था, जो एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो देखते हैं पाकिस्तान को, आईएफसी हो गया, आपका एडीबी हो गया, डीएफसी हो गया, डीजी हो गया, इस तरह के जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आपके यूएई मिडिल ईस्टर्न फैमिली ऑफिसेज हैं, सो दे प्रेफर केमन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सो वहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जब एक फॉरेन फीडर फंड है तो उसको भी मैनेज करने के लिए, कोई भी फंड होगा तो आपको एक फंड मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए हम जो फंड मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और उसका लाइसेंस भी हमें इंशाल्लाह इस मंथ में उम्मीद है मिल जाएगा, वो हमने अप्लाई किया है अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। अगेन मोस्ट रेगुलेटेड, मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली। सो हमने इन्वेस्टर्स की चॉइस को देखते हुए, जहां इन्वेस्टर्स का कंफर्ट ज्यादा है, उनको एक न्यूट्रल So जुरिस्डिक्शन you've मिल chosen गया। Cayman Island and this केमन आइलैंड फॉर क्रिएशन ऑफ, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फंड, एंड उस फंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए हमने चूज किया है जो इस फंड को मैनेज कर रही होगी, उसके लिए हमने लोकेशन चूज की अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, एडीजीएम कहते हैं इसको एज So अ शॉर्ट the फॉर्म। feeder fund is created in Cayman Island, and the company हो रहा that it operate it would be based out in UAE, correct? यूएई, बिल्कुल Okay, करेक्ट। great. Ali, it's time for a short break. वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला नाज़रीन हम यहीं से शुरू करेंगे. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम अली से डिस्कस कर रहे थे कि जो फ़ंड है इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, हाउ डज़ इट वर्क, व्हाट डज़ इट हैव फॉर द लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर। इस सेगमेंट में हम अली से डिस्कस करेंगे कि हाउ डज़ इट वर्क, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये अपना स्टार प्रोजेक्ट समझते हैं, जो समझते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर an investor would be able to take a decision to invest into their fund. So Ali, what we would want you to explain now is कि जो आपके तीन फंड्स हैं, आई मीन तीन प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ। बिल्कुल। सो जैसे मैंने आपसे अर्लियर जिक्र किया कि नाउ रीसेंट रेगुलेशंस के साथ जो हमने एक फंड को स्ट्रक्चर किया है इस वक्त विद द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और ग्रोथ एंगल भी देता है। और ये तीन तो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वाइल जो फंड हमने रजिस्टर किया है, जो स्कीम की है, वो परपेचुअल है। देयर वुड बी मोर प्रोजेक्ट्स जिसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमने अपने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया है ऑलरेडी। अच्छा, जो इनिशियल तीन प्रोजेक्ट्स हैं, सो सानी मैं थोड़ा सा एक दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे जिक्र करूंगा कि क्या उसकी बेसिस हैं, क्यों हम उसकी तरफ गए। सो करंटली अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च नंबर्स, कोई 10 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है, या आप कह लें बैकलॉग है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो कि कोई 31% बनता है हमारी पॉपुलेशन का, अगर उसको उस शॉर्टफॉल को हम देखें। दूसरा एक और फैक्टर है जो आपने भी नोटिस किया होगा, हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। सो हमारा अर्बनाइजेशन रेट कोई 44% हो जाएगा बाय 2025, एंड इन अर्बनाइजेशन वी आर इवन बीटिंग ईरान एंड इंडिया हु आर आवर नेबर्स। सो इस पेस से हमने जो इस वक्त ज़्यादा काम करना शुरू किया है, या तीन प्रोजेक्ट्स हमारे हमने जो इनिशियल सेलेक्ट किए हैं वो कराची बेस्ड किए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी पार्क, टीपीएल टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पार्क में भी फर्दर बताता चलूं कि देखिए हमारे यहाँ आईटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आईटी एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई मीन विदाउट गिविंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त आप देखें कोई $2 अरब की हम आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हम आराम से इसको डबल बल्कि ट्रिपल कर सकते हैं। सो उस चीज़ को जहन में रखते हुए, उस पोटेंशियल को जहन में रखते हुए, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के भी रेगुलेशंस आए लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर, 2020 में। अच्छा, इसी तरह सानी, ये जो मैं सेकंड प्रोजेक्ट का आपको जिक्र कर रहा था 40 एकड़, इसके लिए भी हमने मास्टर प्लानर जो हम लेके आए SSH, दे आर वर्किंग आउट ऑफ बहरैन, और इन्होंने काफ़ी ल्यूक्रेटिव डेवलपमेंट्स डिज़ाइन की हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड स्पेशली मिडल ईस्ट की तरफ, जहाँ वाटर फ्रंट डेवलपमेंट्स हैं। कुवैत हो गया, बहरैन हो गया, सऊदीया, दुबई, हर जगह, ओमान इवन,
देव डिज़ाइन दोज वाटर फ्रंट डेवलपमेंट्स, उसको मास्टर प्लान किया है इन्होंने। और ये कोई तकरीबन दिस इज़ द मेजर प्रोजेक्ट करंटली आउट ऑफ 3। सो इसका कोई डेवलपमेंट पोटेंशियल है सानी कोई अराउंड 12-12.5 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस हम इसमें डिज़ाइन कर रहे होंगे। और इसको हम अप्रोच कर रहे होंगे इनटू फेजेस। सो करंटली आवर प्लान इज़ कि हम इसको जैसे 40 एकड़ लैंड हम 5 एकड़ के फेजेस के अंदर इसको प्लान करें। एंड ये कोई तकरीबन हम समझते हैं इट विल टेक 10 years as soon as we start. So हमने ऑलरेडी इंगेज कर लिया है मास्टर प्लानर को और उन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दे दिए। तीसरा जो प्रोजेक्ट है सानी हमारा, इट इज़ राइट एट द सिटी सेंटर सिविल लाइंस के अंदर। ये है सानी, इट्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय द नेम ऑफ वन होशैंग। Okay. One Hoshang is complete residential apartment building with one apartment, one floor, and 2 showrooms at the ground level. इसका कोई डेवलपमेंट एरिया है कोई तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट, 280,000 स्क्वायर फीट। Okay. इसका है। एंड अगेन दिस हैज बीन डिजाइन्ड बाय स्क्वायर एंड पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ MEP असिस्टेड बाय एटिलियर 10 और हिल इंटरनेशनल इसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। सो तमाम ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, अच्छा तीनों के अंदर Ali, हमने first, लीड, Ali, I would want you to kindly give some more information on the IT side of the project. कि इसके अंदर जो लोग आपसे स्पेस acquire करेंगे वो that will be your revenue और income or what, और जिसने आपसे यूनिट ख़रीदा है उसको आप जो चीज़ दिया करेंगे वो ये जो आपने नफ़ा बनाया है इससे देंगे, जो रेंट्स आएंगे उससे देंगे। तो थोड़ा सा ये भी बता दें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर फंड, इज़ इट हाइब्रिड, रियल एस्टेट और व्हाट, और एंड एन इन्वेस्टर हु हैव बॉट योर यूनिट, हाउ वुड ही एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स? हाँ, थैंक यू सानी। सो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके आंसर करता हूँ 3 हिस्सों में। सो यस, आर फंड इज एन हाइब्रिड फंड। इसके अंदर डेवलपमेंट एसेट्स भी होंगे और यील्डिंग एसेट्स भी होंगे, विच इज रेंटल एसेट्स। तो शुरू में तीनों एसेट्स जो हैं वो डेवलपमेंट एसेट्स हैं और उसके अंदर से 2 of them or some parts of from 2 of the projects will later be converted into रेंटल और यील्डिंग एसेट्स जिसे आप कहते हैं। ओके। अच्छा, इन्वेस्टर्स जो यूनिट होल्डर्स हैं, सो मैं जैसे आप पहले टेक्नोलॉजी पार्क की एग्जांपल ले लेता हूँ। उसमें क्या है सानी, जो हमने इनिशियली प्लान किया है कि 50% ऑफ ऑफिस स्पेस अराउंड 50-60% हम सेल करेंगे और बाकी कोई 40% और होटल ये हम एज अ यील्डिंग एसेट रखेंगे जिसका रेंट आया करेगा। ओके। अच्छा, इन्वेस्टर को डिविडेंड मिला करेगा डेफिनेटली, जो हम सेल करेंगे उस पर भी जो इनकम बनाएंगे उससे डिविडेंड मिलेगा। उसके अलावा जो रेंटल्स आया करेंगे उसके जो भी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद फंड के जो भी इनकम होगी फंड की वो भी एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिला करेगी। एक और इसके अंदर जो ब्यूटी है सानी के, एज पर रेगुलेशंस भी और एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी 90% ऑफ फंड्स इनकम हमने डिविडेंड की शेप में डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने यूनिट होल्डर्स को। सो besides a capital gaining stock, it will be a regularly dividend paying stock from its or regularly dividend paying unit from its third or fourth year। मतलब एक आपको जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है इनिशियली जब आप प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे पहला प्रोजेक्ट मेरा 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा IT पार्क, तो उसके डिविडेंड आना शुरू हो जाएंगे। देन होशैंग आ जाएगा जो रेसिडेंशियल मैंने आपसे जिक्र किया, उसके डिविडेंड आना शुरू हो जाएंगे तीसरे साल से। और जो मैं मैंग्रोव प्रोजेक्ट है वो फेजेस में करूंगा, तो जैसे एक फेज कंप्लीट होगा उसके डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ रेगुलर ईयरली डिविडेंड स्ट्रीम फॉर यूनिट होल्डर्स ऑफ द REIT। Ali, we would want you to kindly explain the timelines. When would it start? When can an investor start buying the units of your fund? And when can one start expecting the returns? But before you respond, I would want you to kindly wait. नाज़रीन, it's time for a short break. वक्फे के बाद अली के साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमने अली से पूछा था कि व्हाट आर द टाइमलाइंस, ये जो फंड है कब स्टार्ट होगा, कब इन्वेस्टर विल बी एबल टू बाय द यूनिट्स, एंड व्हेन वन कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि ये फंड्स जो हैं वो अपने
रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें, यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर करें। अली, ओवर टू यू। थैंक यू सानी। देखिए, प्रोजेक्ट पे पहले मैं आ जाता हूँ फंड की सिस्टम। फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट फर्स्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऑलरेडी हमें पहली सब्सक्रिप्शन आ चुकी है और बाकी हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं साइनिंग के ऊपर, और इसका फाइनेंशियल क्लोज हम टारगेट कर रहे हैं एंड जनवरी और अर्ली फेब के अंदर। अच्छा, इनिशियली चूंकि फंड अनलिस्टेड है फॉर इनिशियल 2 years और 3 years, वैसे बाय लॉ हमने 3 साल के अंदर लिस्ट करना है, ठीक है ना। सो इस वक्त हम क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर से मेरी मुराद है, इसका एक क्राइटेरिया है लॉ के अंदर ऑलरेडी। सो इंस्टीट्यूशंस, मैं थोड़ा सा आसानी के लिए कह दूं, हाई नेटवर्थ हो गए आपके, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। जबकि पहले फेज के अंदर जो मेरा पहला इस फंड का फेज है, विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 18.35 बिलियन PKR, उसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके टारगेटेड इन्वेस्टर्स हैं। एक ये बात हो गई सानी, और हम रेडी हैं, हमने सारी रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कर दी, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है, दैट्स व्हाई वी गॉट आवर फर्स्ट सब्सक्रिप्शन साइन। Secondly, Sani, in terms of where we are in terms of progress, so जो तीनों फंड की प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी हैं एट द हैंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। अच्छा, रीट फंड की कॉम्पोजिशन ऐसे होती है कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होना जरूरी है जो इस फंड के अंदर TPL प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, और बाकी आपके दूसरे इन्वेस्टर्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैज टू रिमेन विद द फंड टिल द लाइफ ऑफ द फंड, ठीक है ना। वो और बाकी इन्वेस्टर्स, हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो TPL प्रॉपर्टीज है। TPL प्रॉपर्टीज इस वक्त ऑलरेडी ये तीनों प्रोजेक्ट जिनका मैंने जिक्र किया है, तीनों प्रॉपर्टीज एक्वायर कर चुका है, जो वो फंड के अंदर इन द प्रोसेस से ट्रांसफर करेगा और उसके अगेंस्ट उसको यूनिट्स मिल जाएंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ कैश टू द फंड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर एक्टिविटीज। अच्छा, ये जो अब मैं अगेन प्रोग्रेस आपको प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बताता हूँ। तो टेक्नोलॉजी पार्क, लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, concept design and half of the detailed design has already been completed. We have received NOCs from all the utilities. We have received NOC from जो आपको हाइट की NOC चाहिए होती है वो हो चुकी है, और इस वक्त we are just waiting for our architectural approval from the regulatory authority, which in our case is Sindh Building Control Authority. तो ये इसकी प्रोग्रेस है, ठीक है। और हमने उसकी भी एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारी सबमिट हो चुकी है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी को, टू ग्रांट स्टेटस ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टू दिस टेक्नोलॉजी पार्क। सेकंड आ जाते हैं सानी मैंग्रोव के ऊपर, विच इज़ अ 40 acre डेवलपमेंट। अगेन लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड, वी हैव अपॉइंटेड अ मास्टर प्लानर SSH, जिन्होंने इनिशियली कुछ ऑप्शंस डेवलप कर लिए हैं और वो भी आगे बढ़ रहा। तकरीबन आप समझिए यहाँ से कुछ 4 हफ्ते का प्रोसेस है, जिसके बाद एक हम फाइनलाइज शेप में होंगे इन टर्म्स ऑफ मास्टर प्लान। वो हम अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करेंगे फॉर द इनिशियल अप्रूवल। थर्ड आ जाते हैं हम जो हमारा वन होशैंग डेवलपमेंट है, विच इज़ अ मिक्स यूज डेवलपमेंट, मेजरली रेसिडेंशियल, हाई एंड रेसिडेंशियल। इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तमाम जो NOCs हैं, अच्छा ये इट्स आवर हेरिटेज प्रोजेक्ट, और हमने स्पेशली इसमें हेरिटेज डिपार्टमेंट से भी NOC ली है, और इसमें हम हेरिटेज जो पार्ट है उसको रिटेन कर रहे हैं और न्यू डेवलपमेंट के साथ उसको डफटेल कर रहे हैं। सो ये NOC भी आ गई है, तमाम इसमें हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। वी आर जस्ट अगेन वेटिंग फॉर फाइनल गो अहेड फ्रॉम SBCA ऑन दिस, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारा, जो मैंने एक जिक्र पहले भी किया, मैं इसको थोड़ा सा और इस पे एम्फेसिस करना चाहूँगा कि सस्टेनेबली डिज़ाइन है, हम ESG क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और हम लीड सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। सो जो होशैंग प्रोजेक्ट है इसका ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड लीड गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, और बाकी जो 2 प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी हम लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन टारगेट कर रहे हैं, which makes all these 3 projects and all our portfolio as a sustainable portfolio, which is a need of an hour today. So Ali, हम चाहेंगे कि आखिर में प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में if you would want to give a message to the investors, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।
सानी, मैसेज में ये देना चाहूँगा इन्वेस्टर्स को कि देखें, रीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है जिसमें आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से अगर आपको यील्ड कमानी है या पैसे बनाने हैं, तो दिस इज द राइट व्हीकल, टेस्टेड व्हीकल, इट इज़ रेगुलेटेड, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। अदरवाइज क्या होता है, एक मैं मिसाल दूंगा समझाने के लिए कि आपको शौक है, आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है। सो आप इंडिविजुअली जाके कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, एक कमर्शियल टावर बनाता है, ठीक है। सो दे एटलीस्ट रिक्वायर 4 to 5 बिलियन रुपीज, तो उतना कैपिटल उसने सेट असाइड करना है। देन दे नीड टू टेक अ कंप्लीशन रिस्क, देन दे कैन ओनली एग्जिट आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द सेलिंग ऑफ दैट। रीड आपको यही चीज एक यूनिटाइज फॉर्म में फराहम कर रहा है, जहां एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो इस आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, और यहाँ आप एक 100 मिलियन से लेके 500 मिलियन, 1 बिलियन, और जब ये रिटेल सेगमेंट में जाएगा तो इवन आप एक यूनिट अगर 10 रुपए का है, सो आप एक यूनिट से लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मैं बिल्कुल छोटे इन्वेस्टर की बात करूं जिसके पास 5,000 रुपए है, तो वो भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का फ्लेवर ले सकता है। एक हो गई ये बात, तो वो एक आपको लिक्विडिटी, एक यूनिटाइजेशन का मैकेनिज्म फराहम कर रहा है। फिर एक प्रोफेशनल मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंपनी उसको डेवलप कर रही है उन एसेट्स को। फिर प्लस अगर आप खुद से ये काम करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो आप एक ही एसेट के अंदर आपका कैपिटल पूरा डिप्लॉय हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। जबकि रीट में आप आते हैं तो जैसे इनिशियली आज आपने इवन अगर 100 मिलियन रुपए भी डाले हैं, तो हम आज ये रीट फंड जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो डाइवर्सिफाई भी हो गया आपके इन्वेस्टमेंट, तो डाइवर्सिफिकेशन का एंगल भी आ गया। फिर टैक्स बेनिफिट भी है कि 90% में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने डिविडेंड्स, तो रीट फंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो इन्वेस्टर को डबल टैक्सेशन भी नहीं लगता, सिर्फ उसको जो डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर टैक्स है। ये एक इन्वेस्टर को एक एडवांटेज है। दूसरा, सानी में एक और चीज हाईलाइट करता जाऊंगा एंड के अंदर, कि जो गवर्नेंस क्राइटेरिया हमने अपने रीट फंड के अंदर डाला है, which is the main crux of this is, देखें हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और फिर उसके अंडर सब कमिटीज होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। आरएमसी जो इसको ऑपरेट करता है, आरएमसी के हमारे 7 लोगों के बोर्ड के ऊपर 5 इंडिपेंडेंट लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के नामवर। जस्ट टू नेम, अदनान आफाक हैं, एक्स एमडी पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अलीउद्दीन अंसारी हैं, ही इज एक्स एंग्रो कॉर्पोरेशन। Then we have international director called Abdul Wahab Al Halabi जो दुबई प्रॉपर्टीज और इन सब में रहे हैं। वैनेसा फिस्क हैं जो एक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल में रही हैं, ठीक है। सो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, डेवलपर को सेलेक्ट करने के लिए, एडवाइजर को सेलेक्ट करने के लिए, इट्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसमें कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, सो दे ऑल विल बी इंडिपेंडेंट selecting or saying yes or no to any project। तो यहाँ भी हमने बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होगा और वो एक प्रोफेशनली इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, हमने एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हुए एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर भी रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें अगेन इंटरनेशनली रिप्यूटेड लोग हैं। वकार मलिक साहब हैं, असद नकवी साहब हैं जो एपिस फंड्स के साथ होते हैं, वकार मलिक साहब एक्स ICI एंड करंटली CEO फौजी फाउंडेशन। सो ये एडवाइस कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंपनी और बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर। सो ये हम एक और स्पॉन्सर और मैनेजमेंट का इसमें कोई भी इसमें अमल दखल नहीं होगा। अंडरस्टूड। अली, यू हैव मेंशन्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, कि जो रिटर्न्स हैं ग्लोबली वो किस तरह के रहते हैं और यहाँ का इन्वेस्टर किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ योर वेग पिक्चर, वेग आइडिया ऑफ रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स? सर ग्लोबली देखिए डिफरेंट चीज़ होती है। एक आपको मेजर करना होता है ग्लोबली बैंक रेट्स क्या हैं। कहीं मुल्कों में नेगेटिव हैं, कहीं 1% हैं, दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में 15 से 20% रिटर्न रहता है, तो बाहर के मुल्क में आपको 8% रिटर्न भी अच्छा लगे, 10 भी लगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर हम PKR के अंदर जो हमारा टारगेट है इस फंड के अंदर, जो हमने एक टारगेट सेट किया अपने लिए, वो 30% IRR का सेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके,
अंडरस्टूड। तो उसको आप अगर डॉलर डिस्काउंट भी करेंगे तो एक 30 साल का आप डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन ले तो कोई 6-7% होता है, तो इवन डॉलराइज टर्म में भी कोई 22-23% एक इन्वेस्टर बना रहा होगा। अली, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अली असगर, जो कि CEO हैं TPL रीट्स के। नाज़रीन, व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट इज़ दिस कि 2015 में डॉल्मेन रीट्स लॉन्च हुआ और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में कोई नया रीट्स फंड जो है वो लॉन्च नहीं हो सका। TPL रीट्स मैनेजमेंट कंपनी जो है 2018 में कायम हुई, 2019 में इनको लाइसेंस मिला और अब ये 3 प्रोजेक्ट्स के साथ एक फ़ंड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए व्हाट दे से इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और डॉलर टर्म में दे थिंक कि इनकी जो ये फ़ंड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये 20% से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। RMC का जो प्रोजेक्ट ये करने जा रहे हैं अंडर द RMC, दैट इज़ अ हाइब्रिड इन नेचर, जिसमें ये डेवलपमेंट भी करेंगे और a certain portion of their product will have rental yields, which is why they think that they will have an opportunity. And the other thing that we also spoke of was कि the role of independent directors. It is good कि पाकिस्तान से बाहर के कुछ लोग हैं जो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं इनके बोर्ड पर, और उन्हीं के हाथों में ये फ़ैसला साजी है कि कब कौन सी इन्वेस्टमेंट करना है, कब कौन से प्रोजेक्ट को रोल आउट करना है। नाज़रीन, इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में और आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑन द रीट्स एंड रियल एस्टेट सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।